गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याश्रम ई लर्निंग क्लासेस। अपना लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर उत्पादन की अवधारणा के अंदर रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। काफ़ी जैसे इसके बारे में बताया आपको पहले भी कल। पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं? इन लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन सेम प्रोपोर्शनल चेंज इन inputs or factors of production is called returns to scale, पैमाने के प्रतिफल। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर वस्तु के कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। दीर्घकाल में जहां उत्पादन के सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन का प्रभाव वस्तु के कुल उत्पादन पर अध्ययन किया जाता है। स्टडी of effect on total output due to proportional change in output is included in returns to scale, पैमाने के प्रतिफल। आगे इसको अपन और बढ़ाते हैं। 3 रूल्स अपन इसके अंदर लिए। नंबर 1 IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं पैमाने के वर्धमान, बढ़ते हुए प्रतिफल। दूसरा अपन लेते हैं DRS, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, उत्पादन के पैमाने के घटते हुए प्रतिफल या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड अपन ने लिया CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल या पैमाने के समता प्रतिफल। इनके डेफिनेशंस को भी अपन ने पढ़ा था। IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है मोर प्रोपोर्शनल चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू सेम प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट्स। When inputs proportionally increases, then output increases more than inputs। यानी कि जब उत्पादन के साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसको अपन कहते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नंबर 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। When inputs are increased same proportionally, then output increases less than inputs। जब उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो वस्तु के कुल उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट नंबर 3 CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, समता प्रतिफल या पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसका मतलब है when inputs are increased proportionally, then output also increases proportionally। It means same change in inputs and output। जितना proportionally, जितना समान अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी सेम उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल अपन लें, if inputs are increased 10%, then output also will increase 10%। यदि उत्पादन के साधनों को अपन समान अनुपात में 10% बढ़ाएंगे तो उत्पादन में भी 10% की वृद्धि होगी, यानी कि उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा जितना कि अपन इनपुट्स को बढ़ाते हैं। अब इनको अपन 1 by 1 एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, IRS। सबसे पहले अपने को ध्यान में इस रूल को रखना है, व्हेन इनपुट्स प्रोपोर्शनली इंक्रीज देन आउटपुट विल इंक्रीज मोर देन इनपुट्स। जितना अपन इनपुट्स को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन उससे ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनपुट्स आर इंक्रीज 10%, देन आउटपुट इंक्रीजेज 20%।
यानी कि उत्पादन जितना बड़ा है वो उत्पादन के साधनों से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जैसे कल अपन ने डायग्राम्स के अंदर लिया था इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, उत्पादन के दो जो साधन इनपुट्स ले रहे हैं उसमें लेबर को शो करेंगे एक्स एक्सिस पे और कैपिटल को शो करेंगे वाई एक्सिस पे, जिसके लिए अपन साइन यूज करते हैं के और लेबर के लिए यूज करते हैं एल। दूसरा अपने आइसोपॉइंट कर्व्स को शो किया लाइन ऑफ स्केल के थ्रू IQ1। अब अपन ये मानते हैं कि IQ1 फर्स्ट आइसोपॉइंट कर्व जिस पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 यूनिट्स वस्तु के 10 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। लाइन ऑफ स्केल को अपन ने लिया 45 डिग्री एंगल पे OR यहाँ पे है, जिसको पहले भी अपन ने स्टडी किया स्केल लाइन, जो 45 डिग्री एंगल पे पॉजिटिव स्लोप होती है, जो जिस पॉइंट पे आइसोपॉइंट कर्व्स को इंटरसेक्ट करती है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को बताते हैं, जहाँ पे ए प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन मिनिमम कॉस्ट, जहाँ पे प्रोड्यूसर को मिनिमम कम से कम न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया ए पॉइंट जिसपे स्केल लाइन फर्स्ट आइसोपॉइंट कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसपे 10 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब यदि अपने को एवरी टाइम हर बार सेम कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, मतलब हर बार अपने को 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना है, हर बार वस्तु की इकाइयों का 10 में उत्पादन को बढ़ाना है, हर बार 10 इकाइयों की वृद्धि करनी है। तो रूल जैसे कह रहा है कि इनपुट्स को जितना बढ़ाएंगे प्रोपोर्शनली प्रोडक्शन उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसका मतलब अपने को प्रोडक्शन जो 10 यूनिट्स है उसको इंक्रीज करके पहले से डबल करना है, 10 to 20 10 यूनिट्स इंक्रीज करना है, 10 इकाइयाँ बढ़ाना है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इनपुट्स को यदि डबल करेंगे तो प्रोडक्शन डबल से ज़्यादा होगा, बट प्रोडक्शन को केवल डबल करना, पहले से दोगुना बढ़ाना है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से कम होगी। IQ2 इक्वल टू 20 यूनिट्स। IQ2 पे 20 यूनिट्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और जहाँ पे स्केल लाइन इसको IQ2 को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये समझना अपने को कि जहाँ पे 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए OA क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज कर रहे थे, अब यदि फिर से अपने को 10 यूनिट्स इंक्रीज करना है फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 इकाइयाँ बढ़ाना है, यानी कि 10 की वृद्धि करनी है, तो अगली बार अपने को इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट जरूरत होगी वो पहले से कम होगी, क्योंकि अपन इनपुट्स को जितना इंक्रीज करेंगे आउटपुट उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। सीधा सा मतलब समझ में आना चाहिए कि यदि अपन 10 से 20 10 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट्स को यदि अपन ने उतना ही बढ़ाया, डबल किया, तो आउटपुट डबल से ज़्यादा इंक्रीज होगा, बट अपने को केवल 10 यूनिट्स इंक्रीज करना है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को आगे इनपुट 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज करने के लिए इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से AB के इक्वल, यानी OA इज लेस देन AB, यानी कि अपने को OA से रिक्वायरमेंट AB जो पहले से कम है, पहले से कम इनपुट्स की जरूरत होगी। OA इज ग्रेटर देन AB, या अपन कह सकते हैं AB इज लेस देन OA। तो इस तरीके से हर बार अपने को 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है। IQ3 is equal to 3 units। C point next IQ4 is equal to 40 units of output
जहाँ पे ये स्केल लाइन IQ4 को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर तो अपन लेते हैं IQ5 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ई पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को शो कर रहे हैं। तो अब अपन इसमें देख रहे हैं कि अपने को प्रोडक्शन को कांस्टेंट रेट से, मतलब हर बार 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना है। तो उसके लिए अपने को इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट है लेसर टू लेस, यानी कि हर बार पहले से रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि अपन इनपुट्स को जितना इंक्रीज करेंगे आउटपुट उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। बट अपने को केवल हर बार 10 यूनिट्स इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल यदि अपने को फ्रॉम 10 टू 30 आउटपुट को यदि अपने को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो अपन इनपुट्स को यदि 3 टाइम्स 3 गुना बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट 3 टाइम्स से ज़्यादा, मोर देन 3 टाइम्स 3 गुने से ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अपने को इनपुट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कम होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर जो आइसोपॉइंट कर्व्स हैं वो क्लोजर टू क्लोज, हर बार एक दूसरे के क्लोज नज़दीक आते जाएंगे। इट मीन्स the distance or gap between different isopoints curves is continue decreased। जो डिस्टेंस गैप है इनमें वो कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे इसको समझें IRS OA is greater than AB greater than BC greater than CD greater than DE। ये कंडीशन शो करती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि हर बार अपन ने नेक्स्ट टाइम जो इनपुट्स को बढ़ाया वो पहले से कम होगा, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कंटिन्यू कम होता जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नाम से अपोजिट है, यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है पहले से, बट बिटवीन गैप बिटवीन इन जो गैप बिटवीन आइसोपॉइंट कर्व्स इज नॉट इंक्रीज। ये गैप इंक्रीज नहीं होगा, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, गैप बीच में कम होता जाएगा। जैसे अपन देख रहे हैं OA से AB कम है, AB से BC कम है, BC से CD गैप कम है और CD से DE गैप पहले से कम है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और सीधा से एक यही है समझना अपने को कि इनके बीच का जो गैप है वो कंटिन्यू कम होता जाएगा यदि अपन प्रोडक्शन को कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करते हैं। ये पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरी इसमें अपन लेते हैं नंबर 2। दूसरा है CRS कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पहले इसका मीनिंग समझे अपन। When all inputs in long run all inputs are increased in proportionally, then output also increases proportionately. It means when inputs increases 10% proportionally, then output also increases 10%। सीधा सा मतलब है कि अपन इनपुट्स को एक समान अनुपात में जितना बढ़ाएंगे उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे उत्पादन के साधनों को समान अनुपात में 10% बढ़ाया तो वस्तु का उत्पादन भी 10% बढ़ेगा। ये इसका मीनिंग है, मतलब अपन जितना इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे आउटपुट भी उतना ही इंक्रीज होगा। इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अपन सेम कंडीशन है, लेबर को क्वांटिटी ऑफ लेबर को शो करेंगे एक्स एक्सिस पे और कैपिटल को शो करेंगे, जिसके लिए अपन के साइन यूज करते हैं और यहाँ पे एल। ये अपन शो करेंगे वाई एक्सिस पे, और लाइन ऑफ स्केल को अपने 45 डिग्री एंगल पे लिया है
ओ आर, जो जिन पॉइंट्स पे आइसोकॉर्ड कर्व को इंटरसेक्ट करती है वो सारे पॉइंट्स प्रोड्यूसर्स इक्वली वेरिएबल, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट को इंडिकेट करता है। अब अपन IQ5 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ IQ5 तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंप्लीमेंट हो रहा है, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल लागू हो रहे हैं। जस्ट उसके आगे से अपन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर या समता प्रतिफल को लागू करते हैं। तो अपने स्टार्ट में पहले IQ5 को लेते हैं। IQ5 जिस पे अपन देख रहे हैं 50 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है, 50 यूनिट्स। अब अपने को यहाँ पे भी हर बार कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, मतलब हर बार प्रोडक्शन के अंदर, आउटपुट के अंदर 10 यूनिट्स इंक्रीज करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो आइसोकॉर्ड कर्व्स है वो चेंज होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा प्रोड्यूसर का। IQ6 जिस पे प्रोडक्शन हो रहा है 60 यूनिट्स, E पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, E के बाद F, थर्ड अपन लेते हैं IQ7 जिस पे 70 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये AFG पॉइंट पे लाइन ऑफ स्केल इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद अपन हर बार 10 यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है IQ8, जहाँ पे IQ8 जिस पे 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, और ये AFGH पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब अपन ये देख रहे हैं कि जब अपन प्रोडक्शन को कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करते हैं, स्थिर दर से उत्पादन को बढ़ाते हैं, हर बार केवल 10 इकाई की वृद्धि करते हैं उत्पादन में, तो जितना अपने को उत्पादन बढ़ाना है उतना ही अपन इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज चेंज इन इनपुट्स एंड आउटपुट इज इक्वल, प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट्स एंड आउटपुट। यदि इनपुट्स को जितना अपन डबल करेंगे तो प्रोडक्शन भी डबल होगा। जैसे यहाँ पे IQ5 पे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट, अब अपने को 10 यूनिट्स इंक्रीज करना है। तो स्टार्ट से यदि अपने को फ्रॉम 10 to 50 से 10 to 60 अपने को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, अपने को 6 टाइम्स मोर प्रोडक्शन करना है, तो इनपुट्स को भी 6 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब इनपुट्स एंड आउटपुट में प्रोपोर्शनल चेंज होगा, सेम प्रोपोर्शनल चेंज। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि CRS पैमाने के स्तर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंदर जो डिफरेंट आइसोकॉर्ड कर्व्स हैं, आइसो प्रोडक्शन जो कर्व्स हैं, उनके बीच का जो गैप है वो ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल रहेगा उनके। जैसे अपन यहाँ पे इसको शो करें CRS, तो ये कंडीशन होगी यहाँ पे EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH, EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH। तो ये सब यहाँ पे इक्वल होंगी, जो इंडिकेट कर रहा है कि जितना अपन इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे आउटपुट भी उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये एक सेकंड नंबर रूल है यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल के अंदर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसके बाद अपन थर्ड जो रूल है उसको स्टार्ट करते हैं।
diminishing returns to scale. According to diminishing returns to scale, when all inputs are increased same proportionally, then output increases less than inputs. दीर्घकाल में एक समान अनुपात में उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाएंगे, उत्पादन में उससे कम वृद्धि होगी. यदि अपन उत्पादन के साधनों को 10% यदि 10% बढ़ाते हैं तो उत्पादन 10% से कम है. जैसे मान लो 8% बढ़ता है तो ये कंडीशन होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको अपन बोलते हैं पैमाने के ह्रासमान या घटते हुए प्रतिफल. इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझें तो जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन शो करते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड ऑन वाई एक्सिस क्वांटिटी ऑफ कैपिटल के, जिसके लिए अपन साइन यूज करते हैं. अपन ने 45 डिग्री एंगल पे लिया लाइन ऑफ स्केल, स्केल लाइन ओ आर. अपन CRS के लास्ट आइसोपॉइंट कर्व से स्टार्ट करते हैं. IQ2 IQ8 is equal to 80 units of quantity of output. H point जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है IQ8 पे, आइसोपॉइंट कर्व 8 पे जहाँ पे 80 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से अपन थर्ड पे स्टार्ट करते हैं. IQ8 जिस पे 80 यूनिट्स क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. एच पॉइंट जहाँ पे अपन ने शो किया. अब यदि आउटपुट कांस्टेंट रेट से 10 यूनिट्स हर बार इंक्रीज करना है तो हमें इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट हो पहले से ज़्यादा होगी. यदि अपन प्रोडक्शन क्वांटिटी को डबल करना चाह रहे हैं तो हमें इनपुट्स को डबल से ज़्यादा, मोर देन डबल, मोर देन 2 टाइम्स, दोगुने से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. बिकॉज according to law of diminishing returns to scale, when inputs increase proportionally, then output increases less than inputs. यानी कि अपन जितना इनपुट्स को प्रोपोर्शनल इंक्रीज करेंगे आउटपुट उससे कम बढ़ेगा. जैसे अपन ने लिया कि अपन इनपुट्स को 10% इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट 8% इंक्रीज होगा. तो आउटपुट को भी अपने को 10% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट को अपने को इनपुट्स को आउटपुट 10% इंक्रीज करना है तो इनपुट्स को 10% से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ऐसी कंडीशंस में जैसे अपन ने यहाँ पे IQ9 is equal to 90 units of quantity of output. IQ9 पे जहाँ पे 90 units quantity output प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि यहाँ पे इसमें 10 units 10 इकाइयों की वृद्धि हुई है. एच आई पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट अपन ने लिया IQ10 is equal to 100 units. J पॉइंट जहाँ पे लाइन ऑफ स्केल आइसोपॉइंट कर्व 10 को इंटरसेक्ट कर रही है. नेक्स्ट अपन लेते हैं IQ11 110 यूनिट्स K पॉइंट. एंड एक अपन इसमें और लेते हैं आगे IQ12 is equal to 120 यूनिट्स. तो अपन इसमें जो चीज़ देख रहे हैं कि सेम क्वांटिटी कांस्टेंट रेट से आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हर बार अपन इनपुट्स में जो इंक्रीमेंट करेंगे वो पहले से ज़्यादा होगा. चेंज और इंक्रीमेंट इन इनपुट्स इज मोर देन बिफोर, यानी अपन को उत्पादन को स्थिर दर से हर बार 10 इकाइयों की बराबर वृद्धि करनी है. 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना, इंक्रीज करना है
तो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हर बार पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना इनपुट्स को बढ़ाएंगे आउटपुट उससे कम बढ़ेगा, बट आउटपुट अपने को कॉन्स्टेंट रेट से उतना ही बढ़ाना है, तो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट पहले से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि हर बार every time difference or distance between different isopoint curves will decrease। हर बार जो आइसोपॉइंट कर्व्स हैं, समोत्पत्ति वक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनके बीच का जो अंतर है, जो दूरी है, वो कंटिन्यू पहले से कम होती जाएगी। इट मीन्स आइसोपॉइंट कर्व्स जो है वो कंटिन्यू एक दूसरे के क्लोजर टू क्लोज नज़दीक आते जाएंगे, इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। तो इसको अपन शो कर सकते हैं यहाँ पे DRS, ये होगा HI is less than I, J is less than J, K is less than KL। यानी हर बार जो इनपुट्स में इंक्रीमेंट होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि IRS के अंदर जो गैप आइसोपॉइंट कर्व्स के बीच में है वो डिक्रीज होता है। कांस्टेंट रिटर्न स्पीड स्केल के अंदर जो गैप है वो इक्वल समान होता है। और अपन बात करें DRS डिमिनिशिंग रिटर्न स्पीड स्केल की, तो गैप जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है नाम है बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न स्पीड स्केल इंक्रीज होना बढ़ना होता है, लेकिन डिफरेंस है वो कंटिन्यू गैप कम होता जाएगा। कांस्टेंट के अंदर नाम के अकॉर्डिंग ही है। और डिमिनिशिंग डिक्रीज होना, बट यहाँ पे गैप है वो इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशन है इसके अंदर। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न स्पीड स्केल, 3 टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ रिटर्न स्पीड स्केल। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि DRS इम्प्लीमेंट क्यों होता है। आफ्टर कंडीशन, आफ्टर इंक्रीजिंग रिटर्न स्पीड स्केल, आफ्टर कांस्टेंट रिटर्न स्पीड स्केल, व्हाई इज DRS अप्लाइड, ये लागू क्यों होता है? बिकॉज एक कंडीशन के बाद साइज ऑफ प्लांट, साइज ऑफ फार्म, साइज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अपन समझे कि इंजीनियर है, एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है जिसका या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, उसका 2 डिफरेंट प्लेसेस पे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग हो रहा है, तो वो हाफ डे दोनों को ऑब्जर्व कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, वो उनको देख सकता है ढंग से, वहाँ काम अच्छा तरीके से होता रहेगा। बट यदि उससे इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्क है वो 10 और 15 डिफरेंट प्लेसेस पे मान लो चल रहा हो, तो वो इन ए डे, एक दिन के अंदर उन सभी प्लेसेस पे जाके उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उनका अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। ऐसे में वहाँ प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होगा। इनपुट्स को जितना बढ़ाएंगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। बट फर्स्ट जैसे अपन ने लिया नंबर 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे जैसे अपन इनपुट्स को बढ़ाते हैं स्टार्ट में, तो आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ता है। जैसे मान लो लैंड अपन यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल मशीन को यूज़ कर रहे हैं और इनपुट्स लेबर को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी को जैसे जैसे अपन यूज़ करते हैं तो डिफरेंट जो फैक्टर्स ऑफ आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उनका पहले से ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन होता है और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फर्म की इंक्रीज होती है। और साथ में जो लेबर स्पेशलाइजेशन है, जो लेबर क्लासिफिकेशन है, वो होने से भी प्रोडक्शन काफ़ी रैपिडली इंक्रीज होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके जो अपन इनके पीछे लेके चलते हैं। इसके बाद में जैसे मान लो एग्जाम के अंदर अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इसका आंसर लिख रहे हैं, और मान लीजिए कि अपन टाइम कम होने से, टाइम शॉर्टेज की वजह से इन सब का अलग अलग डायग्राम नहीं बना सकते।
ऐसी कंडीशन में टाइम सेविंग के लिए अपन जो 3 टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के जो 3 नियम हैं उनको एक ही डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं। सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो करते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड ऑन OY कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। लाइन ऑफ स्केल लेते हैं अपन 45 डिग्री एंगल पे, वो जो स्टेप पॉजिटिव स्लोप लाइन होती है। अब अपने को सब जो 3 टाइप्स ऑफ रूल्स हैं उनको एक ही डायग्राम के अंदर शो करना है। सबसे पहले अपन ने लिया IQ1 जिसपे 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अपने को हर बार प्रोडक्शन को सेम कांस्टेंट रेट से, फिक्स रेट से इंक्रीज करना है, जैसे अपन ने फोन किया A। तो कंडीशन ये होगी IQ2 20 यूनिट्स, IQ3 30 यूनिट्स, पॉइंट C, IQ4 is equal to 40 units, D point, IQ5 is equal to 50 units, E point, IQ6 60 units, IQ7 70 units, IQ8 80 units, IQ9 90 units। F G H I आगे और भी शो कर सकते हैं अपन। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि तीनों को अपन एक ही साथ शो किया इसके अंदर, जहाँ पे जो ABCD जो कंडीशन है वो अपन ने शो किया यहाँ पे। ये फर्स्ट यहाँ पे है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कंटिन्यू गैप डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद में फ्रॉम D to F अपन ने जो कंडीशन ली वो सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और इसके बाद जैसे अपन आगे से यहाँ से लेते हैं तो वो कंडीशन है DRS, कंटिन्यू ABCD तक अपन देख रहे हैं कंटिन्यू गैप कम हो रहा है, DEF तक गैप इक्वल है, और उसके बाद में FGHI तक अपन देख रहे हैं गैप कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये जब टाइम शॉर्टेज वाली कंडीशन एग्जाम के अंदर, तो अपन जो 3 टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने के समता प्रतिफल, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल, उन तीनों को एक ही डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं, जिससे टाइम सेव होगा और टाइम शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम को अपन रिमूव करेंगे, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशन एक एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जो हर बार आफ्टर 1 ईयर क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रिपीट होता है। तो अपन इनको 3 डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर भी शो कर सकते हैं, और साथ में एक सेम डायग्राम के अंदर भी 3 कंडीशंस उनको शो कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। ओके, थैंक यू।